Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So as promised in my last video, आज मैं आपके साथ मेरी लेज़र हेयर रिडक्शन की जर्नी शेयर करने वाली हूँ एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना. If you like this video, then don't forget to hit the like, share and subscribe button. So now let's get started. So guys, if you've been following me for a while, तो you already know कि मुझे PCOS है and this is one of my major concern which is my facial hair growth and I'm sure कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे तरह ही परेशान होंगे and especially in the last I think 8 to 9 months मेरी hair growth कुछ ज़्यादा ही thick and बहुत ज़्यादा increase हो गई थी जिससे मैं बहुत ही low feel करती थी because ना ही मेरी hair growth increase हो गई थी but मुझे ingrown hair हो गए थे and जिसकी वजह से मेरी skin काफ़ी ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो गए थे स्पेशली ऑन माई चिन एरिया एंड मेरे नेक पर. आपको कभी कभार मेरे वीडियोस में भी नज़र आता होगा तो उनको कंसील करने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ता है एंड थैंक गॉड कि अभी मास्क वाला सीज़न चल रहा है. अदरवाइज आई डोंट थिंक मैं इसके साथ आई वुड हैव बीन एबल टू लिव विद इट. बोलना ईजी है बट जिनको होता है उन्हीं को पता होता है कि कैसे कोप अप करें इन सारी चीज़ों से. सो दिस वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ एज वेल एंड देयरफॉर आई थॉट कि मैं चलो लेज़र हेयर रिडक्शन करा ही देती हूँ. सो आई फाइनली वेंट टू डर्मैट. तो मैं मुंबई में रहती हूँ एंड आई एम गोइंग टू शेयर द कॉस्ट एज वेल जो उन्होंने मुझे बताए थे. सो द फर्स्ट डर्मैट दैट आई वेंट टू उन्होंने बोला कि वो पर सेशन 3000 कॉस्ट करते हैं फॉर द होल फेस एंड अगर मैं एक पैकेज ले लूँ तो ही वुड टेक 15,000 फॉर 6 सेशंस वेर एज द अदर वन शी चार्जेस लाइक 4,500 एंड फॉर 6 सेशन वो मुझे कुछ 17,500 का पैकेज बता रही थी. नाउ मैंने इमीडिएटली नहीं डिसाइड किया कि मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ बेसिस ऑन द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. देयर वाज अ रीज़न व्हाई आई डिसाइडेड टू गो टू द फर्स्ट डॉक्टर बिकॉज जब मैं उनके पास गई थी ही वॉज वेरी पेशेंट एंड लाइक नॉट सेइंग दैट द अदर डॉक्टर वाजंट बट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड हर कि मैंने फर्स्ट कंसल्टेशन ले लिया है किसी और डॉक्टर से. सो बेसिकली मुझे जो फर्स्ट डॉक्टर थे काफ़ी नॉलेजेबल लगे एंड देयरफॉर आई टुक द डिसीजन अकॉर्डिंगली. तो ही डिड टेल मी कि देयर आर फेजेस ऑफ हेयर ग्रोथ एंड कैसे कैसे आपकी हेयर ग्रोथ रिड्यूस होती है. एंड व्हेन आई मेंशन अबाउट PCOS सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल मी कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेजर हेयर रिडक्शन यू ऑल्सो हैव टू टेक अ कंसल्टेशन फॉर योर हार्मोनल इशू. क्योंकि अगर आप हार्मोनल इशू को नहीं कंट्रोल करोगे देन योर हेयर ग्रोथ विल नॉट स्टॉप एंड अगर आप लेज़र करा भी दोगे तो आफ्टर अ ईयर और समटाइम्स आफ्टर 5 साल के बाद भी आप कंप्लेन करोगे अबाउट हेयर ग्रोथ. ऑल्सो गाइज फ्रेंकली स्पीकिंग आई न्यू अबाउट दीज थिंग्स ऑलरेडी. तो मैंने उनको बताया दैट आई एम गोइंग टू अ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आफ्टर दिस सेशन. सो ही जस्ट टोल्ड मी कि आप ये सारी टेस्ट कर डालो फॉर हॉर्मोन्स ताकि आपको पता चल जाए कौन सा हॉर्मोन इज़ कॉजिंग दिस प्रॉब्लम टू यू एंड अकॉर्डिंगली मैंने उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए एंड दिस इज समथिंग आई हैव शेयर्ड इन माय लास्ट वीडियो एज वेल. यू ऑल कैन वॉच दैट वीडियो फॉर योर रेफरेंस. सो ही टोल्ड मी कि एवरी सेशन से पहले ना मुझे 3 दिन पहले जो भी मैं एक्टिव्स लगाती हूँ फेस पे जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन C वगैरह ये सब यूज़ करना बंद करना पड़ेगा एंड 3 दिन पहले ओनली मॉइस्चराइजर ताकि आपका जो लेज़र है वो सेंसिटाइज ना कर दे आपकी स्किन को एंड उस पर और कोई इश्यूज़ ना हो. ऑल्सो गाइज वेरी ऑनेस्टली उन्होंने मुझे बोला कि यूजुअली वो नॉर्मल लोगों को 6 सेशंस करते हैं बट विद पीपल हु हैव PCOD PCOS उनकी सिंस हेयर ग्रोथ बहुत अबनॉर्मल होती है तो उनको कभी कभार अप टू 20 सेशंस भी कराने पड़ते हैं एंड दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज समटाइम्स उनका हॉर्मोन्स की वजह से या उनकी जो हेयर की थिकनेस होती है उसकी वजह से वो काम नहीं करता. ऑल्सो गाइस दिस इज समथिंग वो लोग वेल इन एडवांस नहीं प्रिडिक्ट कर सकते इसीलिए वो लोग पहले से ही वार्निंग दे देते हैं. सो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि दिस वॉज अ फर्स्ट डॉक्टर हु टोल्ड मी अबाउट दीज थिंग्स वरना मैं खुद बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी एंड आई सॉ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ये सब करवाया है दे वर स्टिल कंप्लेनिंग अबाउट इट कि उनका नहीं हुआ इससे कुछ भी रिडक्शन. सो या ही ऑल्सो टोल्ड मी कि जिन जिन लोगों का PCOD PCOS होता है उनका रिडक्शन ऑलमोस्ट 60 से 70% तक ही हो सकता है. दे कांट एक्सपेक्ट 90 से 100% रिडक्शन बिकॉज ऑफकोर्स अंडरलाइंग इशू है हमारे बॉडीज़ में. ऑल्सो गाइज दिस डज नॉट जस्ट अप्लाई टू योर फेस इट अप्लाइज टू योर बॉडी एज वेल अगर आप बॉडी पे लेज़र करवाना चाहते हो तो. सो या आफ्टर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आई वॉज थरली इम्प्रेस्ड. मुझे उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगा था. लाइक ही ऑलमोस्ट गिव मी 25 to 30 minutes to explain these things and accordingly I finally decided कि मैं based on both my consultations I will go to the first doctor that I have visited. Going for that he also instructed me कि you will have to grow your hair completely
कम्प्लीटली, बिकॉज मैं जब वहाँ पर गई थी मैंने 2-3 दिन पहले ही शेविंग आई थिंक मैंने एपिलेट किया था. सो ही टोल्ड मी आई विल हैव टू ग्रो माई हेयर फॉर गुड 2 to 3 weeks. जब तक मेरी हेयर ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उनको कितने इंटेंसिटी का लेज़र ट्रीटमेंट यूज़ करना है मेरे फेस पर. सो नाउ आफ्टर गेटिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मैंने मेरा हेयर ग्रोथ स्टार्ट किया. आई वॉज रियली टेम्प्ट बहुत सारे टाइम कि मैं कर दूँ वैक्सिंग या कर दूँ शेविंग कुछ तो, बिकॉज इतनी आदत हो जाती है. सो आई लेट इट ग्रो फॉर लाइक गुड 3 weeks. ऑल्दो उन्होंने मुझे कंप्लीट 1 month का टाइम दिया था नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से पहले, बट मैंने उसको प्रीपोन करा दिया खुद से ही, बिकॉज आई सॉ कि बहुत ज़्यादा हेयर ग्रो हो चुके हैं एंड आई डोंट थिंक अब मुझे ज़्यादा दिनों तक वेट करना पड़ेगा. सो आई जस्ट वेंट देयर उनके पास एंड ही जस्ट सॉ ऑल द हेयर. उन्होंने नोट डाउन किया उनको जो भी इंटेंसिटी यूज़ करनी है एंड देन एक वाइट पेन से उन्होंने मार्क किया वो सारी जगह. एंड आई एम सॉरी आई कुडंट शूट दैट प्रोसेस. इट्स बिकॉज सारे क्लिनिक नहीं अलाउ करते एंड सेम वॉज द केस विथ माइन. तो या आफ्टर मार्किंग द होल प्लेस उन्होंने अपनी असिस्टेंट को बोला कि वो मेरे फेस पर रेज़र घुमा दे एंड वो सारे बालों को शेव कर दे. सो बेसिकली वो क्या करते हैं, जब आपके बाल ग्रोइंग फेज में होते हैं तब वो उसके रूट को टारगेट करते हैं, इसीलिए आपको हेयर ग्रोथ होना ज़रूरी है. सो गाइज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे पूछा कि वो जो रेज़र यूज़ कर रहे थे वो सिंस थोड़ा सा अलग दिख रहा था देन व्हाट आई हैव यूज्ड इन द पास्ट, तो वो कौन सा रेज़र है. एंड ही टोल्ड मी इट्स फ्रॉम अ ब्रांड विच इज़ मेड इन स्वीडन. इट्स कॉल्ड स्वेजर एंड दिस इज़ व्हाट द रेज़र लुक्स लाइक. एंड उनसे पूछने के बाद ऑफकोर्स मैं अमेजोन पर चली गई एंड आई बॉट दिस आइटम डायरेक्टली फ्रॉम देयर, तो इसकी लिंक भी नीचे दे दूँगी. सो नाउ आफ्टर ऑल दीज थिंग्स वर डन मुझे उन्होंने अपनी आँख पर एक छोटा सा आई डोंट नो गॉगल्स टू प्रोटेक्ट माई आईज़ लगा दिया एंड आई कुडंट सी एनी थिंग. बट उन्होंने जब प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मुझे बताया दैट ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस एंड साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया दैट ही विल बी यूजिंग आइस पैक्स. वो मुझे बीच बीच में आइस पैक हाथ में दे देंगे अगर मेरा किसी एरिया का लेज़र करके हो गया वहाँ पर रखने के लिए, ताकि मुझे कूलिंग इफेक्ट मिले एंड जो हीट है वो ज़्यादा मुझे बॉदर ना करे. ऑल्सो गाइस आई आस्क्ड हिम कि क्या वो नमिंग क्रीम यूज़ करेंगे ताकि मुझे कुछ भी फील ना हो. सो ही एक्सप्लेन इट टू मी वेरी काइंडली कि इस प्रोसेस में नमिंग क्रीम नहीं यूज़ करते बिकॉज उनको फिर पता नहीं चलेगा कि आपकी स्किन पे कितना ज़्यादा हार्श इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, बिकॉज समटाइम्स किसी किसी की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है तो इट कैन गेट बर्नड एज वेल. तो इसीलिए टू अवॉइड दैट वो अपने पेशेंट्स पर नहीं यूज़ करते नमिंग क्रीम, ताकि अब उनको पेशेंट खुद बता सके कि कब उनको बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही है. Now the whole session lasted for around 15 to 20 minutes and हमें मतलब जैसे मैंने बोला मुझे आइस पैक लगाने के लिए दे दिया था सब जगह पे एंड एज सुन एज द प्रोसेस वॉज डन उन्होंने मेरे फेस पर बहुत ही थिक लेयर ऑफ सनस्क्रीन लगा दिया एंड ही गेव मी द इंस्ट्रक्शंस कि व्हेन यू कम बैक फॉर द नेक्स्ट सेशन तो प्लीज़ दोबारा से 3 से 4 दिन पहले कोई भी एक्टिव्स नहीं यूज़ करना अपने फेस पर. सो दैट इज़ समथिंग वो मैंने अच्छे से रजिस्टर कर लिया था अपने ब्रेन में. नाउ आफ्टर केयर में कुछ नहीं होता है. आई थॉट कि यू हैव टू स्टे इंडोर्स फॉर अ वाइल, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू कैन स्टार्ट रिज्यूमिंग वर्क या जो भी चीज़ें आप करते हो, यू जस्ट हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ सनस्क्रीन. नाउ इन माई केस मेरे जो चिन है और मेरे नेक पे थोड़े बहुत ऑलरेडी डार्क स्पॉट्स थे बिकॉज ऑफ इनग्रोन हेयर सिचुएशन जो मैं प्लक करती रहती थी उसकी वजह से. तो इसीलिए उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि ये सारे स्पॉट्स पे थोड़ा बहुत अगर आपको हो सकता है पिगमेंटेशन और या मे बी ऐसा बर्नड देख सकता है आपका स्किन. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जब आपका जो हेयर पे लेज़र घुमाते हैं डॉक्टर जहाँ जहाँ ज़्यादा थिक हेयर होते हैं ना वहाँ पर वो जो बाल जलने वाली स्मेल आती है ना आपको वो तक आ सकती है ड्यूरिंग द प्रोसेस. नाउ आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आई वेंट बैक होम एंड मैं सेम डे पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई बट मैंने नेक्स्ट डे पर अपने फेस का सिचुएशन आपके लिए रिकॉर्ड किया. सो इफ़ यू कैन सी जैसा मैं बोल रही थी कि मेरे चिन वगैरह पर थोड़े काले धब्बे थे तो वहाँ पर थोड़ा जला जला सा दिखने लग गया बट अदर देन दैट बाकी सारा एरिया एकदम परफेक्टली फाइन दिख रहा था. एंड आफ्टर 2 to 3 days ना मैं वेट कर रही थी कि कुछ अलग होता है या नहीं, बट जो हेयर ऑलरेडी थिक थे वो ऑफकोर्स ग्रो ही हो रहे थे अपने नॉर्मल पेस पे. बट मैंने देखा कि 5वें या 6वें दिन वो अपने आप रूट से गिर गए.
नाउ कमिंग टू द 7th डे आफ्टर द प्रोसेस, तो यू ऑल कैन सी कि वो जो सारे बर्नट वाले पार्ट्स थे वहाँ पर लिटरली अगर आपको चटका लगता है तो कैसे पानी जैसा भर जाता है वूंड में, तो सिमिलरली मेरा फेस उन एरियाज़ पे वैसा दिख रहा था, रेडिश सा एंड हल्का सा ब्लैकिश सा। तो ये जो भी चीज़ें थी ना वो अपने आप ही 1 हफ्ते बाद ठीक हो गई, मुझे उस पर कुछ भी नहीं करना पड़ा। एंड देयर वर दीज फ्यू क्रीम्स गिवन टू मी फॉर द ब्लैक स्पॉट्स। उन्होंने बोला था कि ये उन एरियाज़ पे लगाना जहाँ जहाँ काले धब्बे हैं, ताकि वो कम होने लग जाए एंड थोड़े लाइट हो जाए। तो वो क्रीम का मैं नाम आपको स्क्रीन पे दे दूँगी। आई थिंक इट्स कॉल्ड अजीडर्म 20%, जिसमें अजेलिक एसिड होता है। एंड ऑल्सो एक दूसरी क्रीम दी थी दैट वॉज फॉर द इनग्रोन हेयर, जिसमें यू नो छोटा छोटा पस जैसा भर जाता है या मे भी आपको एक्ने आते हैं रेड कलर के। तो उन्होंने बोला हर एक एक्ने पे आप स्पॉट ट्रीटमेंट जैसा इस क्रीम को लगाना, विच इज़ क्लिन3 जेल। एंड इन दोनों को लाइक क्लिन3 जेल आप मॉर्निंग में लगा सकते हो, बट ऑफकोर्स यू हैव टू वेयर सनस्क्रीन, एंड अजीडम आपको नाइट में ही लगानी होती है। सो अभी फिलहाल तो सिर्फ एक ही सेशन हुआ है एंड आई हैव नोटिस्ड कि मेरी हेयर ग्रोथ ना काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है, कम भी हो चुकी है। इनफैक्ट जो बहुत ज़्यादा थिक हेयर हुआ करते थे ऑन माई चिन एरिया वो उगेगी नहीं है अभी। आई एम वेटिंग फॉर देम टू ग्रो ताकि मैं जाऊँ। सो डॉक्टर ने बोला था कि सबका जो सेशन होता है ना 1-1 महीने में नहीं होता, कभी कभार आपकी हेयर ग्रोथ ग्रेजुअली कम होने लग जाती है। सो समटाइम्स यू हैव टू कम आफ्टर 2 मंथ्स ऑल्सो, जब तक सारे हेयर नहीं ग्रो हो जाते। सो बेसिकली आफ्टर दिस प्रोसेस ऑल्सो अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में आपका हेयर रिमूवल करना है तो द रिकमेंडेड प्रोसीजर इज़ शेविंग एंड वैक्सिंग नहीं। एंड ऑल्सो जनरली भी अगर आपको करना है तो प्लीज़ ओनली शेव योर फेस एंड नॉट एपिलेट एज वेल, स्पेशली फॉर पीपल विथ PCOS। एंड जिन जिन लोगों को यू नो इनग्रोन हेयर है वो लोग प्लीज़ एपिलेट ना करें। ऑल्सो इसका रीज़न ये भी है क्योंकि कभी कभार आप एपिलेट करने जाते हो या वैक्सिंग करने जाते हो तो आपके हेयर निकलते नहीं है, इनफैक्ट वो राउंड हो जाते हैं एंड दे ग्रो बैक इनटू योर स्किन, तभी आपको इनग्रोन हेयर की सिचुएशन हो जाती है। एंड विथ वैक्सिंग भी ये हो सकता है, बट कैसा है अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में शेव कर रहे हो तब आपको होगा, बट अगर आप डायरेक्शन ऑफ योर हेयर ग्रोथ में शेविंग कर रहे हो तो यू विल नॉट गेट योर इनग्रोन हेयर। ऑल्सो गाइस नाउ एट दिस पॉइंट मेरे हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है, सो आई विल बी अपडेटिंग यू ऑल अबाउट माई फर्दर सेशंस। एंड आई रियली होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, एंड आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली answer those. So yeah, I'll see you in my new video. तब तक के लिए goodbye and take care.